जो मुसलमानों के दरमियान मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे खास तौर से एक नजरियात काम कर रही है, आइडियोलॉजी काम कर रही है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस काम कर रही है। जैसे अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि ओपन इनेमी बेटर देन हिडन इनेमी, खुला दुश्मन ज्यादा अच्छा है छुपे दुश्मन के मुकाबले। क्योंकि गौर करने वाली ये बातें हैं, पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे कानून बना, 370 हटाया गया, सीए एनआरसी एनपीआर का मामला खड़ा किया गया, आईपीसी के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किया गया। इन 8 मुद्दों पे कानून बना रहे थे बीजेपी के लोग। उस वक्त बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत ही नहीं था कि मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि मुसलमान तो हर मोड़ पे इस देश के मजलूमों के हिमायत में खड़े रहे उनके पुरखे। देश में इस वक्त कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो घटनाएं आपको देखने को मिल रही, चाहे वो दलितों के साथ हो, मुस्लिमों के साथ हो, और इन घटनाओं में जिस कदर इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर वो चिंता का एक बड़ा कारण है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बामसेफ के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रभारी चांद मोहम्मद जी। उनसे ही समझते हैं कि आखिरकार ये जो घटनाओं का दौर लगातार बढ़ रहा है और जो सरकार इस समय केंद्र में है, उनकी नीति रणनीति सभी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या अब समाज को जो है ज़मीनी तौर पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, जो है सड़कों पर अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? आज अगर देखा जाए पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, अगर मुसलमानों पे एट्रोसिटी के मामलात को देखें, तो पिछले 3 दशक से ये सिलसिला कुछ ज़्यादा शुरू हुआ। और 1 दशक से अगर हम गौर करें, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौकसी के नाम पर मुस्लिम नौजवान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, हमारी तहजीब को ख़त्म करने के लिए कभी पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे कानून बनाए जाते, कभी भारत के फंड आइन को नज़रअंदाज करके सीए एनआरसी एनपीआर पे कानून बनाए जाते और आईपीसी के स्ट्रक्चर के साथ भी छेड़छाड़ किए जाते। और यही नहीं मामले हैं, आज के तारीख में अगर हम गौर करें तो कभी हिजाब, कभी नमाज, अजान पे ही पाबंदी आयत करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल भी आम हो गए हैं। तो इस तरह के जो मुसलमानों के दरमियान मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे खास तौर से एक नज़रियात काम कर रही है, आइडियोलॉजी काम कर रही है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। और ये आइडियोलॉजी की वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं कि मुसलमानों पर बड़े पैमाने पे एट्रोसिटी हो रही है। अगर हम बात करें नई सरकार के गठन होने के बाद पिछले 20 दिन के दरमियान, अगर हम अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहारनपुर के रहने वाले 3 नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को, जो भैंस लेके जा रहे थे ट्रक में लादकर, उनका बेरहमी के साथ जो है बजरंग दल के गुंडों ने लिंचिंग करने का काम किया और बेरहमी के साथ उनका कत्ल करने का काम किया। इसके अलावा ये बात, ये घटनाएं, इसकी आग ठंडा ही नहीं हुई, बल्कि अलीगढ़ में उससे बड़ी घटना घटी। रोजाना अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए औरंगजेब नाम का मुस्लिम नौजवान रोटी बनाकर जो है वो अपना जीविकोपार्जन करता था, पेट पालता था। वो रात के 10:30 बजे के वक्त जब अलीगढ़ के उन गलियों से गुजरा जहां ये वहशी दरिंदे थे, जिसमें आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे, सोशल मीडिया के अकाउंट से ये बातें हम लोगों के सामने नोटिस में आई कि जो लोग औरंगजेब की लिंचिंग करने वाले लोग थे वो बीजेपी के बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए थे। और यही नहीं, शामली में लिंचिंग की घटना घटी और हिमाचल के ऊना में फेरी करने वाले, कपड़े की फेरी करने वाले शख्स की साथ भी इस तरह के वाकयात हुए। और ईद उल अजहा के मौके पे हरियाणा के नूह के इलाकों में चौंका देने वाली घटना की, वो कुर्बानी का गोश्त जो भैंस का रखा हुआ था उसे गाय का गोश्त बता करके पुलिस ने डिटेन किया और आज भी उन लोगों पर एट्रोसिटी करने का काम किया। तो ऐसे करीब अगर गौर करें पिछले 20 से 25 दिनों के दरमियान भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की बड़ी एट्रोसिटी हुई। उसको लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने 25 जून को राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। 236 जिलों में हमारा ये आंदोलन कामयाब रहा और उसमें कई सूत्री मुद्दों को लेकर हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से डिमांड की कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस तरह की घटनाओं के पीछे जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं, जो
जिनकी विचारधारा इसके पीछे काम कर रही है, ऐसे संगठनों को बैन किया जाए। और खासतौर से ऐसे लोगों की, जिन लोगों की हत्याएं हुई, वो लोग अपने परिवार के जो है कहा जाए मुखिया थे, जिम्मेदार थे, उनकी वजह से परिवार की जीविका चलती थी। तो ऐसी हालात में उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और लखनऊ में अभी बीते दिनों अगर देखा जाए, नगर निगम के द्वारा एक बड़े अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें तकरीबन 40 से 50 दिनों 40 से 50 सालों से वो आबादी निवास कर रही थी उस भूमि पे, लेकिन यह कहते हुए हटा दिया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा कि ये अवैध बस्ती थी। अगर अवैध बस्ती थी तो वहां बिजली, पानी और सरकारी स्कूल को क्यों मुहैया कराया गया सरकार के द्वारा और नगर निगम के कर्मचारी? कार्यकर्ता के नाते जो है, अब समाज जो है, खास तौर पर मुस्लिम समाज, वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ेगा? आपका राजनीतिक नेतृत्व लगातार घट रहा है, सांसद में आपकी जो प्रतिनिधि है वो कम हो रही है, अब कैसे लड़ाई? सांसदों की अगर हम बात करें, सियासी नुमाइंदगी लगातार घट रही है, तो उसके पीछे असल वजह है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का जो दामन पकड़ के मुसलमान बैठा हुआ है, इसकी वजह से ये नतीजे आ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो मैं गठबंधन उसे नहीं बोलता, बल्कि इंडिया नाम का गिरोह है। और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस काम कर रही है। जैसे अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि ओपन इनेमी बेटर देन हिडन इनेमी, खुला दुश्मन ज्यादा अच्छा है छुपे दुश्मन के मुकाबिल। क्योंकि गौर करने वाली ये बातें हैं, पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे कानून बना, 370 हटाया गया, सीए एनआरसी एनपीआर का मामला खड़ा किया गया, आईपीसी के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किया गया। ऐसे 8 बड़े मामले थे जो भारत के आईन को नजरअंदाज करके पार्लियामेंट के अंदर उनमें कानून बनाए गए। लेकिन जिस वक्त गौर करने वाली बात है कि इन 8 मुद्दों पे कानून बना रहे थे बीजेपी के लोग, पार्लियामेंट पे बहस के लिए उसके संसदीय पटल पे उन्होंने लाया, उस वक्त बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत ही नहीं था। पर एक बड़ा सवाल ये है ना तो कि मुस्लिम समाज मुस्लिम पार्टियों के साथ नहीं खड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी हर जगह चुनाव लड़ते, लेकिन उनकी पार्टी नहीं जीतती है। तो आप भी तो विपक्षी पार्टियों के साथ है ना हमेशा। जो हम लोगों की जो कोशिश है कि मुसलमानों के अंदर खास तौर से मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम जो सियासी तंजीम है वो खड़ी हो, उसके लिए मुसलमानों के अंदर खास तौर से लोकतंत्र में अपनी जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, ये समझ नहीं होने की वजह से उनमें बड़े पैमाने पे हम लोग सामाजिक संगठन होने के नाते समाजी, सियासी और मासी एतबार पे उनकी आर्थिक हालात भी मजबूत हो और सियासी हालात भी मजबूत हो, बेहतर हो, इसके लिए हम लोग लार्ज स्केल पे पूरे देश भर में उनके अंदर सवाल है मेरा बेदारी कि पैदा करने का एक काम सवाल है मेरा कि अब मस्जिदों को, मदरसों को, आपके घरों को तो तोड़ा ही जा रहा था, अब बात यहाँ तक आ गई है, कैसे बचाइएगा आप? मस्जिदों की अगर बात करें, इबादतगाहों की बात करें और मुसलमानों के तहजीब को निशाना बनाए जाने को लेकर आज अगर देखा जाए, निशाना बनाते वक्त भारत का एक बड़ा तबका निकल कर आता है मजलूम तबके से, वो ओबीसी एससी एसटी का तबका निकल के आता है। तो ओबीसी एससी एसटी का आरएसएस के कैडर ने, वॉलेंटियर ने, आरएसएस के लोगों ने ब्रेन वॉश करने का काम किया, जहनसाजी करने का काम किया, और जहनसाजी करने की वजह से वो लोग इस्तेमाल होते हैं दंगे और फसादात में। लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को कि जो देश भर में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को बेदार करने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि मुसलमान तो हर मोड़ पे इस देश के मजलूमों के हिमायत में खड़े रहे। उनके पुरखे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जब पहला स्कूल इस देश में खोलना चाहा 1848 में, तो उनको कोई जगह और मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस वक्त कोई निकल के आया तो अब्दुल उस्मान शेख साहब और माँ फातिमा शेख निकल के आई। गैर बराबरी का दस्तावेज जब डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में जलाने का काम किया, तो उस वक्त मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम जब उन्होंने ऐलान किया तो कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस गैर बराबरी के दस्तावेज को खत्म करने के लिए, जलाने के लिए वो जगह देने वाला शख्स कोई और नहीं थे, फत्ते खां थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने जब 4 अधिकारों की डिमांड की तो उस वक्त मिस्टर गांधी ने, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस के लोगों ने इस देश के मजलूमों को हक ना मिले इसके लिए मुखालफत किया, विरोध किया। लेकिन मौलाना शौकत अली साहब ने डॉक्टर अंबेडकर की उन डिमांड को समर्थन करने का काम किया। इवन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हार जाते हैं
तो उनको चुनकर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने संविधान सभा में भेजने का काम किया। तो एक बड़ी कड़ी भारत के ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ भारत के मुसलमानों की जुड़ी हुई है। बहुजन आंदोलन में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्याग और बलिदान और संघर्ष जुड़ा हुआ है, लेकिन उस संघर्ष से ओबीसी एससी एसटी के लोग वाकिफ नहीं है। लेकिन इसके लिए लगातार बामसेफ उन्हें अवेयर करने का काम कर रहा है, बेदार करने का काम कर रहा है। और उनके इस अवेयरनेस के, बेदारी के प्रोग्राम की वजह से मैं फक्र के साथ कहता हूं कि 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत में पैदा होने वाली मां फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका है। मुसलमानों को भी नहीं पता है। लेकिन इस तरह की जो बहुजन मूवमेंट है, आज मुसलमानों के बीच में जो उनके पुरखे तमाम मजलूमों की हिमायत में उन्होंने काम किया, जद्दोजहद किया, आज उनकी तारीख को सामने ला रहे हैं, जिससे इस्लाम और मुसलमानों को लेकर जो उनके दिल और दिमाग में गलतफहमी है, आज बड़े पैमाने पे हम लोग निकालने में कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए दर्शकों, ये बड़े सवाल है, खास करके वो तमाम समाज जो लगातार प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, अब वो अपनी बातों को लेकर के जाग गया है। और ये जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का, ऐसा लग रहा है कि ये तमाम सवाल अब उनके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बनने वाले हैं। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।